रामानंद क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। तो सभी स्टूडेंटों का मोस्ट वेलकम है रामानंद क्लासेज में। कल हम थ्योरी में ट्रांसफार्मर के ईएमएफ समीकरण का मैंने ये रखा था कि आप ये बताएं कि आपको समीकरण जो है वो किस तरीके से आया, क्यों हम 4.44 फाई एम एफ एन जो है लिखते हैं। तो देखिए हमारी जो है एसी वो साइन वेव में चलती है, यानी आधे चक्र में पॉजिटिव है और आधे चक्र में नेगेटिव है। अब अधिकतम मान जो है फ्लक्स का वो शिखर पर होगा, पीक पर होगा। तो वो मान लिया मैंने कि इस साइकिल में एफ एम फ्लक्स जो है निकल रहा है, लेकिन शेष आधे चक्र में -φm आएगा, वो ऋणात्मक में है। लेकिन कुल फ्लक्स जो है पूरी साइकिल में, क्योंकि एवरेज वैल्यू हमेशा अर्धचक्र में निकलती है, तो टोटल फ्लक्स यानी फ्लक्स में परिवर्तन जो हुआ है कुल, वो आपका फाई एम प्लस फाई एम, जैसा कि मैंने इसमें वेव में लिख रखा है 2 फाई एम। अब हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में औसत ईएमएफ लपेट और फ्लक्स में परिवर्तन की दर के गुणज में के बराबर होता है। तो अब हमने मान लिया कि इस में n टर्न है और कुल फ्लक्स परिवर्तन कितना हुआ है, कुल फ्लक्स कितना है 2 फाई एम। अब यहां देखिए, यहां एफ फ्रीक्वेंसी और यहां एफ फ्रीक्वेंसी, तो टोटल जो एक साइकिल में उत्पन्न हुई औसत मान के दौरान वो 2f हुई। लेकिन यहां हमें समय है फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय, लेकिन हम एसी थ्योरी में देख चुके हैं कि आवर्त काल बराबर होता है 1/f। तो यहां आपका जो टाइम है कुल t1 प्लस t2, तो टोटल टाइम कितना है हमारा t1 प्लस t2, यानी 1/f प्लस 1/f, सॉरी, तो t1 प्लस t2, अब यहां f है और यहां f है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हुई आपकी 1/2f। जैसा कि मैंने यहां पर लिख रखा है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि फ्लक्स में परिवर्तन, कुल फ्लक्स कितना है 2 फाई एम, और यहां पर आपके टाइम कितना है 1/2f। अब देखिए कि ये आप n इंटू 2 फाई एम इंटू 2f, तो ये आपके पास कैलकुलेट होकर के आएगा 2 दूनी 4 फाई एम एफ एन। लेकिन ये एवरेज वैल्यू है, लेकिन हमारा वोल्टमीटर या हमारा कोई भी उपकरण आरएमएस मूल्य को पढ़ता है।
वर्गमूल मध्यमान को पढ़ता है। इसलिए मैंने कहा था ट्रांसफार्मर की नींव ऐसी थ्योरी से शुरू हो चुकी थी। तो हम जानते रूप गुणक, मैंने एक संबंध बताया था कि ERMS बराबर 1.1 इंटू E एवरेज। क्योंकि RMS और औसत मूल्य का ही मूल्य रूप गुणक होता है। और मैंने वहां कहा था कि ट्रांसफार्मर के इक्वेशन में आपको फॉर्म फैक्टर काम आएगा। तो यहां फॉर्म फैक्टर से यदि आप एवरेज वैल्यू जो आई है उसको गुणा कर दें तो 1.11 इंटू 4 फाई MFN यानी कि 4.44 फाई MFN E। अब ये प्राथमिक कुंडली में हो तो E1 कर देंगे, यहाँ N1 कर देंगे, और द्वितीयक कुंडली में EMF की गणना करनी हो तो ये E2 कर दिया मैंने कल, और ये N2 कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का इक्वेशन निकल के आ चुका है। कल हमने चर्चा हिस्टैरिसीस क्षति और एडी करंट पर भी की थी, इससे पहली वाली वीडियो में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हिस्टैरिसीस लॉस जो है उसका ट्रांसफार्मर में ज्ञात करने का फार्मूला क्या है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यह क्षति आयतन पर होती है, वॉल्यूम पर होती है। तो KH यहां हिस्टैरिसीस नियतांक है, और BM जो है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, और F आपकी फ्रीक्वेंसी है, और V आपका वॉल्यूम है। कई जगह KH की जगह लैम्डा भी ले लिया जाता है। अब ये बुक प्रिंटिंग या लेखकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हिस्टैरिसीस नियतांक किसे मान करके चलें। बाकी हमारे यहाँ निम्मी में अपने यहाँ KH ही मान करके चलते हैं। अब देखिए एडी करंट लॉस जो कोर पर होगी तो KE इंटू KF F स्क्वायर T स्क्वायर। तो यहां KE एडी करंट नियतांक है, एडी करंट नियतांक है, और KF आपका फॉर्म फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर है, और T आपके कोर की मोटाई है। चूंकि कोर में होती है क्षति, तो इसे कम करने के लिए हम कोर को लैमिनेटेड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने कहा था कि हम ट्रांसफार्मर रेशो और ट्रांसफार्मर इक्वेशन और जो है इनके आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज, जो ट्रांसफार्मर में आपके पूछे जाते हैं। तो कल ट्रांसफार्मर अनुपात को मैंने विस्तृत रूप से एक्सप्लेन किया था, व्याख्या की थी, जिसका वीडियो आप देखें, वाचिंग करें, और फिर मुझे बताएं, कमेंट्स करें कि आपको वहां कोई डाउट है, तो मैं उसे और क्लियर करूंगा अगली वीडियो में। अब देखिए ट्रांसफार्मर का समीकरण है आपका E बराबर 4.44 फाई MFN।
और रेशो मैंने बताया आपको ट्रांसफार्मर का, जो सिद्ध करके बताया, जो प्रतिबाधा अनुपात, धारा अनुपात, वोल्टता रूपांतरण अनुपात और आपके प्रतिबाधा अनुपात। तो देखिए पहले है वोल्टता अनुपात, तो मैंने लिखा था V2/V1। फिर मैंने फेरा अनुपात लिखा था N2/N1। फिर मैंने आपको धारा अनुपात कैलकुलेट करके बताया, तो I1/I2। और प्रतिबाधा अनुपात मैंने आपको बताया था √Z2/Z1। अब ये ट्रांसफार्मर रेशो जो है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि वोल्टता रूपांतरण अनुपात, फेरा अनुपात, धारा अनुपात, ये सब आगे जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे विस्तार से, ट्रांसफार्मर के बेसिक नॉलेज लेंगे, तो सभी टेक्निकल, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हैं या ITI होल्डर हैं, वो यहाँ विशेष ध्यान दें कि जब हम ट्रांसफार्मर में आगे जाएंगे, जैसे ही आप आगे मूव करोगे तो वहां पर हम ट्रांसफार्मरों के समांतर में जोड़ने की प्रतिबंध बताएंगे, और कोई भी शर्त यदि पूरी नहीं होती है तो क्या घटित होता है। ट्रांसफार्मरों को समांतर में जोड़ते समय कौन सी शर्तें आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि समान वोल्टता अनुपात होना चाहिए, समान प्रतिबाधा या एकांक प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, और आपने ये देखा होगा कि समान ही आपका जो है ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टता रूपांतरण अनुपात चेंज होता है तो क्या फर्क पड़ेगा, और धारा अनुपात अगर चेंज होता है तो क्या फर्क पड़ेगा। ध्रुवता समान होनी चाहिए, तीसरी शर्त है आपकी। तो ध्रुवता कैसे हमको ध्यान रखनी है, और कला अनुक्रम जो फेज सीक्वेंस है, वो ये चार बातें हैं। देखिए, वोल्टता रूपांतरण अनुपात समान, एकांक प्रतिबाधा समान, और ध्रुवता समान, और समान कला अनुक्रम। अगर इन चारों में अगर आपके डिफर पाते हैं आप, तो आपके ट्रांसफार्मर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कैसा कार्य करेगा, उसकी जो है किस पार्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको देखना है। तो लगातार बने रहेंगे वीडियो में अगर आपको बेसिक नॉलेज पूरी लेनी है। अब हम न्यूमेरिकलों पर मूव करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल मैं आपको यहां बोल रहा हूं कि एक ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात, यानी आपको क्या दे दिया, N2/N1 8 है। ट्रांसफार्मर की पावर यानी 10 kVA का कोई ट्रांसफार्मर है जिसका टर्न रेशो 8 है। यदि प्राथमिक वोल्टता यानी ट्रांसफार्मर को आपने 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जोड़ा है सप्लाई से, तो आपसे ये पूछ रहा है कि सेकेंडरी में वाइंडिंग में यानी कि द्वितीयक वाइंडिंग में वोल्टता क्या होगी। तो अब हम केवल दिया क्या है हमको, गिवन क्या है आपको, फेरा अनुपात। तो N2/N1 दे रखा है 8,
और हमको कैलकुलेट करना है द्वितीयक वोल्टता को, और प्राइमरी वोल्टेज आपको दी गई है V1 यानी 240 वोल्ट। तो यहाँ हम इसी केवल दोनों के अनुपात को ले रहे हैं और इसको देखते हैं। तो K का मान यहाँ 8 है आपके पास, और B2 बटे B1, B2 बटे, अब B1 देखिए आपके पास 240 वोल्ट है, और N2 बटे N1 आपके पास 8 है। तो यहाँ V2 बराबर आप कैलकुलेट करोगे तो 240 इंटू 8, 0, 8 चौका 32, 8 दूनी 16 और 3 1920 वोल्ट, और आप कैलकुलेट करके देखना। अब अगर वो आपको ये कह देता है इसी प्रश्न को कि एक 10 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 8 है और प्राथमिक वोल्टता 240 वोल्ट है, तो प्राथमिक और द्वितीयक में धारा क्या होगी, करंट्स क्या होंगी, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट क्या होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट क्या होगी। इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं। तो अब यहाँ न्यूमेरिकल हमने ये तो सॉल्व कर लिया कि V2 बराबर आपके पास कितना आ चुका है, 1920 वोल्ट। अब आप देखें आगे कि 10, अब हम जानते हैं कि P1 बराबर P2, कल हमने समीकरण सी आधार पर आइडियल ट्रांसफार्मर यानी कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के आधार पर सिद्ध किया था। तो सबसे पहले P1 बराबर देखते हैं हम I1 V1। अब P कितना है आपका 10 kVA, 10,000 वोल्ट एम्पियर, और I1 इंटू 240। अब इधर I1 आप कैलकुलेट करके देखना कि I1 बराबर 10,000 बटे 240 वोल्ट। तो ये आपका कैलकुलेट कितना आता है एक्यूरेट, ये आपको क्वेश्चन करके देखना है और कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। दूसरा तरीका जो है आपका वो देखिए कि आपने द्वितीयक धारा, अब ये प्राइमरी करंट तो आपने निकाल ली, लेकिन सेकेंडरी करंट अगर हम निकालेंगे तो इसी आधार पर मैं लिख सकता हूं कि I2 बराबर P2 बटे V2, यानी P2 अब ये वही 10,000, तो ये आपका 1920 वोल्ट। अब ये कैलकुलेट करके देखना आपके कितने एम्पियर करंट आता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही वोल्टेज बढ़ी, गौर कीजिएगा इस बात पर कि जैसे ही वोल्टेज बढ़ी आपकी करंट की वैल्यू मान लीजिए ये 13.89 एम्पियर है। अब आप कैलकुलेट करके देख लेना कि ये एक्यूरेट कितना आ रहा है। तो करंट का मान आपका 13.89 ही आ रहा है, जबकि आपने जब वोल्टेज कम की यानी वोल्टेज कम थी तो करंट का मान उस समय आपका उच्च आएगा, अधिक आएगा। ये आपका 240 आ रहा है जैसे एम्पियर। तो यानी कि जैसे ही वोल्टेज डाउन की करंट का मान बढ़ गया,
और वोल्टेज अगर हमने बढ़ाई तो करंट की वैल्यू कम हो गई। तो यहां मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं जो पारेषण में काम आएगी कि ट्रांसफार्मर में यदि उच्च वोल्टता पर ट्रांसमिशन किया जाएगा, यानी कि वितरण किया जाएगा, पारेषण किया जाएगा, तो ये ट्रांसफार्मर करंट के मान को कम करता जाएगा और हमारी वोल्टता पतन कम होंगे। इसीलिए हम जो है उत्पादन केंद्रों से, विद्युत उत्पादन केंद्रों से जब ग्रिड स्टेशनों तक लाते तो वोल्टता का उच्चयन करते हुए और फिर अपचयन करते हुए जो है वितरित करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि उच्च वोल्टता पर ही पारेषण क्यों किया जाता है। मेरा मकसद न्यूमेरिकल हल कराने का क्या है। अब तीसरे प्रकार का जो न्यूमेरिकल यहां पर बनता है वो देखें आप। तीसरे प्रकार का जो न्यूमेरिकल है वो हमारा प्रति फेरा वोल्टता, प्रति वोल्टता फेरा अनुपात। अब उसने क्या कह दिया, प्रति वोल्टता फेरा अनुपात, यानी N/B। अब आपको क्या दे दिया, उसने 8 कर दिया और प्राथमिक वोल्टता आपकी 25 वोल्ट कर दी। तो हम इसे यूं लिख सकते हैं N1/V1 बराबर N2/V2 बराबर 8। अब प्राथमिक वोल्टेज जो दी गई है वो आपकी 25 वोल्ट दी गई है। तो N1 निकाल सकते हैं, देखो अपन कि N1 बराबर हो जाएगा 8V1। तो 8 × 25 यानी 25 × 200 टर्न, 200 टर्न। अब हम N2 निकालें तो N2 बराबर हो जाएगा कि 8V2, 8 × V2। अब हमको V2 चाहिए, तो यहां V2 ज्ञात करने के लिए आपको फिर यही फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो V2 ज्ञात करने के लिए हम देखिए, चूंकि आपका V2/V1 जो है वो 8 है और V1 आपका 25 है, तो अब आपका N2/V2 होगा, तो N2/V2 बराबर 8 है। अब हमको यदि द्वितीयक वोल्टता ज्ञात करनी है तो उस स्थिति में आप क्या करें, आप जो है यहां तो ये टर्म आएंगे आपके, अब हम इसे यूं लिख सकते हैं, देखो कि V1 V2/V1 बराबर V1 V2/V1 थोड़ा सा करेक्शन करेंगे,
तो आपने N1 जो है हमारा 200 टर्न आ गया, प्राथमिक में टर्नों की संख्या 200 आ गई। अब हम जो है ये मान लें कि B2 यानी द्वितीयक वोल्ट था, आपकी 120 वोल्ट है, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि 8 इंटू B2 यानी कि आपका कितना, ये 120, 0 8 दूनी 16 और ये 960 टर्न। टर्न को निम्मी में वर्त भी कहा जाता है, वर्तों की संख्या। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही वोल्टेज प्राइमरी में कम है तो टर्नों की संख्या आपकी मात्र 200 रखी गई है। आपने टर्न कितने लगाए, 200। लेकिन यदि वोल्टेज ट्रांसफार्मर से आपको अप करनी है तो फिर आपको सेकेंडरी में टर्नों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो देखा आपने कि ट्रांसफार्मर में द्वितीयक में यदि टर्न बढ़ाए जाते तो वोल्टता का उच्चयन होता है, यानी स्टेप अप हो जाता है। और यदि द्वितीयक में वोल्टेज का मान जो है, अगर ये रख लूं कि हमको कम प्राप्त करना है, यानी B2 बराबर हमको जो है मान लीजिए 20 वोल्ट ही लाना है, तो अब यहां देखें गौर से कि यहां आपके 20 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 160 टर्न। तो आपको टर्नों की संख्या कम करनी पड़ेगी। तो स्टेप डाउन करने के लिए द्वितीयक में टर्नों की संख्या कम रखी जाएगी। और अगर आपको बराबर ईएमएफ प्राप्त करना है, अगर द्वितीयक में उतनी ही वोल्टता प्रेरित करनी है जितनी प्राइमरी में थी, तो आपको फिर टर्न बराबर रखने होंगे। यानी अब मैंने कल जो शर्तें बताई थी कि N1 बराबर N2 बराबर, यदि N1 बराबर N2 है तो आदर्श ट्रांसफार्मर होगा, यानी कि उसकी दक्षता 100% होगी। और यदि आपने N1 में टर्नों की संख्या N2 से अधिक रखी है, यानी द्वितीयक में टर्नों की संख्या कम है, तो आपका अपचयन या अपचाई यानी स्टेप डाउन, वोल्टेज डाउन हो जाएगी। और यदि आपने प्राथमिक में टर्नों की संख्या द्वितीयक से कम रखी है या द्वितीयक में ज़्यादा रखी है, तो आपका वो उच्चाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली रूप से हमने गणितीय व्याख्या के आधार पर देख लिया कि कब स्टेप अप किया जा सकता है और कब स्टेप डाउन। तो आज हमने ये देखा कि ट्रांसफार्मर से किस प्रकार वोल्टेज को बूस्ट किया जा सकता है, वृद्धि की जा सकती है या कम किया जा सकता है। दूसरा हमने ये देखा कि ट्रांसफार्मर से अगर उच्च वोल्टता पर पारेषण किया गया है, ट्रांसमिशन कराया गया है, तो करंट की वैल्यू, वोल्टेज बढ़ने पर करंट की वैल्यू को कम कर देता है। इसीलिए सबसे पहले आप जो 11 kV को 220 kV में स्टेप अप करते हैं, ये सारा डायग्राम जो है आप
वितरण और पारेषण में बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे यदि आप ट्रांसफार्मर के एक एक पॉइंट को बेसिक रूप से समझ लें। तो जैसा कि आपको यहाँ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स के बारे में दिख रहा है, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन का पर बटन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको एक काम भी करना है कि कमेंट्स के माध्यम से, जैसे हमने वीडियो का जो टाइम रखा है डालने का, अगर आपको किसी भी वजह से वो नहीं मिल पाती है या आप नहीं देख पाते हैं तो आप उस टाइम को हम चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।